हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम इस सीरीज में इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3 स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने विधि के समक्ष समानता का अधिकार कवर किया था। आर्टिकल 14 से 18 हमने कवर किए थे। आज हम करेंगे अनुच्छेद 19, जो कि एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। जैसा कि आपको सबको पता है कि स्वतंत्रता एक मेन इंग्रेडिएंट है किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, है ना? तो अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। और जो भी एक मनुष्य को सिंपली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अधिकार चाहिए होते हैं, वो इन्हीं को कैटर करता है। भई एक व्यक्ति को क्या चाहिए? बोलने का अधिकार चाहिए, सम्मेलन का अधिकार चाहिए, संघ, सभा या किसी ग्रुप में रहने का अधिकार चाहिए, कहीं भी देश में घूमने का और फिर उसके बाद उसको रहने का, संपत्ति अर्जित करने का, फिर उसके बाद अपनी आजीविका या कोई भी रोज़गार चूज़ करने का अधिकार। तो ये सारी चीज़ें एक आम इंसान की मेन ज़रूरत के अंतर्गत आती हैं, है ना? तो ऐसे ही आप इसी लाइन में हम याद कर सकते हैं। तो ये जो सारे अधिकार हैं, जैसे वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाए, तो इसमें हम प्रेस की स्वतंत्रता की भी बात करते हैं। तो प्रेस को स्वतंत्रता कौन से क्लॉज़ से मिली है? 19 एक ए से, ठीक है? हम कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ इसके ऊपर लिमिटेशंस भी है जिसकी हम बाद में बात करेंगे। तो अनुच्छेद 19 एक बात करता है हमारी स्वतंत्रता की, जबकि 19 2, 3, 4, 5 और 6 लिमिटेशंस की बात करता है कि इन अधिकारों पर कहाँ से क्या लिमिट है या कहाँ से कौन-सी रोक है, ठीक है? तो बी है हमें इकट्ठा करने का अधिकार है। हम कहीं पर भी कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग। कई बार आपने देखा हड़ताल भी करते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है? लेकिन बिना वायलेंस के अधिकार दिया गया है हमें, किसी शस्त्र के बिना हम इकट्ठे हो सकते हैं। तो यानी कि ये नहीं है कि हम या लाठी या इसी तरह के और भी चाकू या तलवार लेकर इकट्ठे हो सकते हैं, वो हमें अलाउड नहीं है। फिर आता है संघ, सभा और सहकारी समिति या राजनीतिक दल बना सकते हैं हम। कौन से अधिकार कौन-सा अनुच्छेद हमें ये अधिकार देता है? 19 एक सी हमें ये अधिकार देता है। उसके बाद है अबाध विचरण यानी कि कहीं पर भी घूमने का अधिकार हमें प्रोवाइड करता है अनुच्छेद 19 एक डी। अपने देश में हम कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी लिमिटेशंस होती हैं कि ऐसा नहीं है कि जिस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, जो प्रॉब्लमैटिक है, जहाँ पे दंगे भड़क रहे हैं या जहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ पर हम नहीं विचरण कर सकते, है ना? तो यहाँ पर भी लिमिटेशंस हैं। उसके बाद है हमें कहीं पर भी रहने की आज़ादी है। लेकिन यहाँ पर भी 19(5) जो है स्पेशली हमें लिमिट करता है कि अगर हम किसी जनजातीय इलाके में रहते हैं या हम जैसे अगर आप एक एग्ज़ाम्पल लो, जम्मू कश्मीर में पहले अलाउड नहीं था कोई भी घर खरीदना वहाँ या लैंड एरिया खरीदना। तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं कि राज्य की सुरक्षा या देश की एकता, अखंडता का कंसर्न हो या फिर कोई और इस तरह की राज्य ने कानून बनाया हुआ हो कि वहाँ पॉसिबल ही नहीं है, जैसे जनजाति के एरिया में वहाँ डिस्टर्ब करना उनको, ट्राइबल एरिया को, है ना? तो उस एरिया को एज़ इट इज़ प्राकृतिक रहने के लिए छेड़खानी ना करना, ठीक है? तो पहाड़ों को बचाने के लिए या क्लाइमेट को बचाने के लिए वहाँ पर जाने से रोकना, टूरिज़्म को रोकना, ये भी हो सकता है। तो ये इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद 19 एक एफ में संपत्ति का अधिकार है। जैसे कि आप सबको पता है अनुच्छेद 31 भी संपत्ति के अधिकार की बात करता है ना? लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था, उसमें ये मेंशन था कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो ये जो 19 एक एफ है, इसमें से भी ये निकाला जा चुका है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आता है कई बार 19 एक एफ में कौन-सा अधिकार है या संपत्ति का अधिकार है 19 अनुच्छेद में कौन से सब क्लॉज़ में मेंशन है? तो आपको याद रखना है एफ, एफ फॉर फाइनेंस देखो बहुत आसान है ना? फाइनेंस यानी कि वित्त यानी कि संपत्ति, ओके। फिर आता है जी, जी यानी कि आजीविका की बात करता है, रोज़गार हम कोई भी रोज़गार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी लिमिटेशन है, ये नहीं कि भई कोई भी इंसान कोई भी रोज़गार कर सकता है। चलो भई कुछ चीज़ें तो हम कर सकते हैं, जैसे कि हम वेंडर्स का काम कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है उसको तो, है ना? कोई पढ़ा-लिखा हो या बहुत पढ़ा-लिखा हो या बिल्कुल पढ़ा-लिखा ना हो या अनपढ़ हो, कोई भी कर सकता है, गरीब-अमीर कोई भी कर सकता है वेंडर का काम। लेकिन कुछ स्पेसिफिक रोज़गार के लिए स्पेसिफिक सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमाज़ और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि बात करें हम केमिस्ट शॉप खोलनी है किसी ने, है ना? तो उसकी लाइसेंस चाहिए होता है बी फार्मा का, है ना? दुकानें कुछ ऐसी होती हैं जिसमें कि स्पेसिफिक जैसे कि बात की जाए शराब की दुकानों की, है ना? तो उसमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है, सरकार प्रोवाइड करती है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी शराब बेच सकता है, ओके? तो ये यहाँ पर ये लिमिट करता है। अब 19/2, 19/3, 19/4, 19/5 और 6 जो है, ये लिमिटेशंस हैं, ठीक है? ये सारे अधिकार हैं और ये सारे लिमिटेशंस हैं। तो 19/5-6 की हमने बात कर ली है। 19/2 भी लिमिटेशंस के लिए राज्य को अधिकार देता है कि कोई भी कानून वो बना सकते हैं अगर राज्य की सुरक्षा का सवाल हो या देश की एकता, अखंडता का सवाल हो या अन्य देशों से मित्रवत संबंध हो, तो उसे बिगड़ने से बचाने के लिए। जैसे मान लो आजकल तुर्की की बात करें या ईरान और इज़राइल के जो युद्ध की बात करें, तो अगर हमारे देश का मीडिया या हम सोशल
प्लेटफॉर्म पर कुछ हो सकते हैं शरारती तत्व, वो अगेंस्ट बोल देते हैं। हमारे मित्रवत देश है, मान लो ईरान है, ठीक है, हमारे तो संबंध उनसे मित्रवत ही रहे हैं ना, और इसराइल से भी, तो हम किसी से भी इस तरह की चीज़ें नहीं करना पाएंगे, मतलब संबंध बिगाड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन हमारे देश की मीडिया या हमारे देश का सोशल ग्रुप जो है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, अगर उनके अगेंस्ट बोलते हैं तो हम कोई भी कानून, जो हमारा जो राज्य कानून बना सकते हैं या उनके अधिकारों का हनन कर सकते हैं, ऐसे ग्रुप्स का या ऐसे मीडिया ग्रुप्स का, ठीक है, जिससे कि संबंध विदेशों या विदेशी देशों से हमारे ना बिगड़े। उसके बाद है न्यायिक अवमानना, यानी कि कोई जुडिशियल जजमेंट्स दी जाती है तो उसके अगेंस्ट हम नहीं बोल सकते हैं, ये हमारे अधिकारों का हनन नहीं कहा जाएगा। नैतिकता, सदाचार या किसी की मानहानि करना, यानी कि हमारा मन जो भी करे हम वो बोल सकते हैं, ये अलाउड नहीं है। अगर उससे किसी की मानहानि हो रही है, नैतिकता पर सवाल आ रहा है, सदाचार पर सवाल आ रहा है, तो उस पर एक तरह के लिमिटेशंस हैं। अपराध उद्दीपन, यानी कि आप बोलो कि सम्मेलन करने का अधिकार है, बिल्कुल है, बेशक है, लेकिन अगर वहाँ पर अपराध होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है तो वहाँ पर राज्य कानून बना सकता है। उसके बाद 19(3) में एकता और अखंडता और लोक व्यवस्था की बात होती है। देखिए 19(3) और 19(4) दोनों थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एक जो दोनों चीज़ें तो सेम है, लेकिन नैतिकता है 19(4) में आ जाती है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, 19(3) में कौन-कौन सी लिमिटेशंस की बात हो रही है? तो एकता व अखंडता और लोक व्यवस्था की बात हो रही है, जबकि 19(4) में हो रही है एकता, अखंडता, पब्लिक ऑर्डर के अलावा नैतिकता की भी। ठीक है, तो 19 जो अनुच्छेद है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले किसी भी, मैंने जैसे बताया कि व्यक्ति के विकास में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। अगर ये सारी हमें स्वतंत्रताएं ना मिले तो कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना विकास अच्छे से नहीं कर पाएगा, है ना? तो जब कोई इमरजेंसी देश में लगती है, स्पेशली जब हम युद्ध और बाह्य जो आक्रमण है उनसे बचने के लिए इमरजेंसी देश में लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले अनुच्छेद 19 को निरस्त किया जाता है, क्योंकि कोई कुछ भी बोलेगा, है ना? तो ये कंट्रोल में होना चाहिए ना ऐसा, इस तरह का, एक तरह से, या सम्मेलन करना या कहीं पर भी कोई भी देश के विरुद्ध गतिविधियां ना हो जाए, इसलिए अनुच्छेद 19 को सबसे पहले रोकना पड़ेगा। तो इसलिए अनुच्छेद 358 जो है वो प्रभावी हो जाता है और अनुच्छेद 19 जो है ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा अनुच्छेद 19। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 जो है, अपराधों के लिए अगर दोष सिद्धि हो गई है तो उस संबंध में भी नागरिकों को या व्यक्तियों को संरक्षण की सुविधा प्रदान करता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में मेनली 3 तरह के क्लोजेज हैं। सबसे पहला जो क्लोज है वो बात करता है 20(1), ये बात करता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि अगर वर्तमान में वो कानून लागू नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आप किसी को पनिश नहीं कर सकते हैं कि भाई पीछे ऐसे था। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले तो पोटा है या टाड़ा है, ये पहले क्रिमिनल लॉज थे। आज की डेट में हम किसी व्यक्ति को उनके अंतर्गत पनिश नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो जिस वक्त जो कानून का उल्लंघन हुआ है या जिस वक्त जो क्राइम हुआ है उस वक्त कौन कौन से कानून चल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट दी जाएगी। ओके। अनुच्छेद 20(2) जो है वो एक अपराध एक बार की सजा की बात करता है, यानी कि अगर आप अ, बात करें इसमें, किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है तो उसको एक ही बार सजा मिलेगी, ये नहीं कि उसको बार बार में सजा मिलती रही है। अगर आपने एक बार चोरी कर लिया तो हर चोरी के लिए आपको ही सजा मिलेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है कि डिपार्टमेंटल केसेस या एक्शन हो सकते हैं, यानी कि आपने मान लो चोरी की है तो आपके ऊपर केस भी चल सकता है, क्रिमिनल केस भी, और डिपार्टमेंट भी एक्शन ले सकता है कि वो आपको टर्मिनेट या सस्पेंड कर दे, ठीक है। उसके बाद है 20(3) में, इसमें व्यक्ति जो है वो स्वयं के विरुद्ध गवाह या गवाही अगर दे रहा है तो उसको मान्य नहीं माना जाएगा। लेकिन सिविल केसेस में यहाँ पर एक अपवाद है, यहाँ पर माना जा सकता है। व्यक्ति ने अगर अपने विरुद्ध गवाही दी है सिविल केसेस में तो वो मानी जाएगी। ओके। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट अनुच्छेद 21 की। ये बहुत क्रूशियल है, जीवन जीने का अधिकार। देखिए अनुच्छेद 20 और 21 दोनों इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। क्यों? क्योंकि ये जब इमरजेंसी लगती है देश में, उस स्थिति में भी ये दोनों एकमात्र अनुच्छेद है जो जीवित रहते हैं, यानी कि इन मूल अधिकारों को निरस्त नहीं किया जा सकता किसी भी सिचुएशन में। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जब व्यक्ति राज्य में या समाज निर्माण में आता है, बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में, जैसे कि लोग कहते हैं, तो जब समझौता करते हैं तो वे कुछ स्पेसिफिक अधिकार दाव पर नहीं रखते हैं। उनमें से संपत्ति का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार की बात करते हैं लोग। लेकिन जो आजकल के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर संपत्ति को तो किया जा सकता है दूर, लेकिन जीवन जीने का जो अधिकार है या एक व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, उसको हम किसी भी स्थिति में एक तरह से बाध्य नहीं कर सकते व्यक्ति को कि वो उनसे अपने आप को दूर रखे या उनको वो अधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है? तो राज्य भी उनसे ये अधिकार नहीं छीन सकते हैं। ओके। तो अनुच्छेद 21 जो है वो बात करता है जीवन जीने का अधिकार, जीवन भी गरिमापूर्ण जीने का, ठीक है?
ये नहीं है कि आप बस सिर्फ़ जिए जा रहे हैं, आपको खाना मिल रहा है, रोटी मिल रही है, लेकिन आपको एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ऐसे जीने का क्या ही अधिकार? तो इसलिए स्वास्थ्य का अधिकार, साफ-सफाई का अधिकार, ठीक है? इसके अलावा आपकी एजुकेशन का अधिकार, आपकी घूमने-फिरने का आपको अधिकार मिले, शादी करने का अधिकार आपको मिले, ये सब निजता के अधिकार में शामिल होता है। और निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। इससे पहले हम ज़्यादा इसके बारे में बात करें तो हम 2 केसेस इसमें देखते हैं। एक है ए.के. गोपालन केस और एक है मेनका गांधी केस। देखिए ए.के. गोपालन केस 1950 की बात करता है जबकि ये 1978 में आया था। 1950 में हम इतने ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं थे या संविधान का विकास नहीं हुआ था या आप कह सकते हो कि व्यक्ति जो अपने अधिकारों के प्रति इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं था, इतना ज़्यादा उसको पता भी नहीं था कि उसके अधिकारों में क्या-क्या शामिल है। तो उस इसलिए संकीर्ण व्याख्या की गई। लेकिन अब 1978 या 1990 या 2000 के बाद की बात की जाए, तो बहुत ज़्यादा अवेयर है व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति, अपने जीवन के प्रति, तो उसको अपने डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो इसलिए आपको ये जो डिफ़रेंस है वो देखने को मिलेगा कि पहले और अब में क्या फ़र्क है। तो ए.के. गोपालन केस जो बात करता था संकीर्ण व्याख्या की, जबकि मेनका गांधी केस में विस्तृत व्याख्या की गई है इस अधिकार की। स्थापित प्रक्रिया पर फ़ोकस किया गया है ए.के. गोपालन केस में। ना कि तार्किक और ये ब्रिटेन और जापान से प्रेरित था। स्थापित प्रक्रिया यानी कि जो लिख दिया है, जो है ऑलरेडी उससे ना आगे ना पीछे, ठीक है? तो जो कानून है, उसकी कोई व्याख्या नहीं की जाएगी, चाहे वो तार्किक हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन मेनका गांधी केस में सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस लॉ को मान्यता दी गई, जो कि यूएसए में बहुत अच्छे तरीके से मान्य है, तो हमने भी उसी पर फ़ोकस किया, जो कि तार्किक भी है और प्रक्रिया को दोनों को शामिल करके चलता है। यहाँ पर सिर्फ़ प्रक्रिया की बात करते हैं, यहाँ पर प्रक्रिया और तार्किकता दोनों की बात होती है। अनुच्छेद 21 जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के बारे में भी बात करता है। मेनका गांधी केस में बेसिकली विदेश घूमने जाने की बात की गई थी कि उनको वो अधिकार मिलना चाहिए, उनका वीज़ा रोक लिया गया था, तब उन्होंने ये केस किया था। तो उस वक़्त कोर्ट ने कहा था कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार का मतलब सिर्फ़ जीना नहीं है बल्कि गरिमापूर्ण जीना है। तो इसीलिए इसके अंतर्गत निजता का अधिकार भी शामिल किया जाता है। पुट्टू स्वामी जो केस है उसके अंतर्गत ये बात आई थी कि निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी यानी कि अपनी लाइफ के बारे में क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। इसीलिए जो फ़ोन की बात की जाए कि आपके स्पाउस को भी हक नहीं है कि वो आपके फ़ोन को देखे या आपकी प्राइवेसी में इंटरफेयर करे, ठीक है? तो ये आपकी निजता के अधिकार में आता है। इसके अलावा विदेश घूमना भी इसी जीवन जीने के अधिकार में है, एजुकेशन लेना भी। तो इसीलिए अनुच्छेद 21 ए को शामिल किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में और आरटीई एक्ट 2009 में आया, जिसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, जो कि 6 से 14 वर्ष के आयु के अंतर्गत आते थे। उन सबको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी राज्य के द्वारा, ठीक है? तो 21 ए एक तरह से आपको जीवन जीने के अधिकार को प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 है, इसके अंदर निजता का अधिकार भी शामिल होता है, विदेश घूमने जाने का अधिकार भी, जो मना है खाने-पीने का अधिकार भी, कपड़े पहनने का अधिकार भी, इसके अलावा शादी करने का अधिकार भी। लेकिन देखिए इसमें कुछ लिमिटेशंस है जो आपको खुद समझनी पड़ेगी। तो इस तरह के जब क्वेश्चन्स आए तो ये छोटी-मोटी लिमिटेशंस जो है आप अपने व्यक्तिगत तौर पर अगर उनको लागू करके देखोगे तो आप उसको अलग कर सकते होंगे। जैसे मान लो बात की जाए विदेश घूमने, चलो भई आपको विदेश घूमने का अधिकार है, लेकिन मान लो आपने कोई क्राइम किया है या आप किसी अ, केस के अंतर्गत आपसे कुछ पूछना है पुलिस को, तो वो आपको उस वक़्त आप बोल रहे हो मुझे विदेश घूमना है क्योंकि मेरा तो अधिकार है, तो आपको रोका जा सकता है। इसी तरह से शादी करने के अधिकार को कि आप तो बोल रहे हो कि मुझे उस लड़की से शादी करना है और मेरा अधिकार है कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करूँ। लेकिन उस लड़की को आपसे शादी नहीं करनी, उसका भी तो अधिकार है ना, अपनी मर्ज़ी से शादी करने का। या आप अभी 21 साल के हुए ही नहीं हो, तब आप शादी करने के लिए बोल रहे हो। या जिस लड़की से शादी करने के लिए बोल रहे हो या जिस व्यक्ति से शादी करने के लिए बोल रहे हो, उसकी उम्र नहीं हुई है ना? तो ये सारी लिमिटेशंस हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अधिकार की जो कि है अनुच्छेद 23 सॉरी अनुच्छेद 22। इसमें कुछ मामलों में आपको गिरफ्तारी से संरक्षण देता है, ठीक है? ये अधिकार आपको कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण देता है कि भई ये नहीं है कि आपने कोई क्राइम कर दिया है या आप मतलब हो सकता है कि आपने कोई गलती कर दी है, वो आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, लेकिन वो गलत तरीके से लेके गई है। हो सकता है आपने वो क्राइम किस स्थिति में, किस अवस्था में किया हो या किया ही ना हो। तो कर दिया है तो भी और नहीं किया है तो भी आपको ये अधिकार मिलते हैं। 3 अधिकार है मेनली इसमें। सबसे पहला तो वकील से परामर्श करने का अधिकार है आपको और जिस चीज़ में अरेस्ट हुए हो आप, मुकदमा हुआ है आपके ऊपर, आरोप जो लगे हैं और जिन कारणों से आपको अरेस्ट किया गया है, उन सबको जानने का आपको अधिकार है।
तीसरा आपका अधिकार है 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको पेश करना होगा। हालाँकि कई बार होता है कि पुलिस आपसे दुश्मनी निकालने के लिए या किसी चीज़ में आपको फँसाने के लिए क्या करती है या आपको प्रताड़ित करने के लिए फ्राइडे को अरेस्ट करती है ना? जिससे कि सैटरडे, संडे कोर्ट बंद होते हैं, तो ये 24 घंटे वाला ये जो एक तरह से कंडीशन है वो अप्लाई वहाँ पर नहीं हो पाती है। ओके, तो अगर बात की जाए अनुच्छेद 22 जो है व्यक्ति को क्यों दिए गए हैं? इसके पीछे मंशा क्या थी संविधान निर्माताओं की? सबसे पहली मंशा तो ये थी कि व्यक्ति को राज्य की मनमानी करने से रोकना, फिर कानूनी प्रक्रिया का पालन करे राज्य, उसके लिए फोकस करना उस राज्य को शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए और अपोजिशन या आपसी दुश्मनी वगैरह की जो स्थिति पैदा हो ही जाती है, जैसे कि जो भी सरकार बनाता है दल, वो अपने अपोजिशन को दबाने के लिए अनुच्छेद कानूनों का दुरुपयोग कर सकता है। तो अनुच्छेद 22 उनको इससे रोकता है, ठीक है? अगर हम बात करें यहाँ पे लिमिटेशन की, तो एक लिमिटेशन आती है कि शत्रु देश के नागरिकों को कारण जानने का अधिकार नहीं है। उन पर किस वजह से, किस आरोप में और कौन-सा मुकदमा और क्यों अरेस्ट किया गया है, ये सारे जवाब देने की ज़रूरत शत्रु देश के नागरिकों को नहीं है, ठीक है? तो ये अपवाद है। अब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक नज़रबंदी की। देखिए निवारक नज़रबंदी जो है वो अपराध के होने से पूर्व किसी को गिरफ्तार किया जाता है लेकिन गिरफ्तारी जो है वो पुलिस स्टेशन या दिखावे वाली नहीं जो जो मेन गिरफ्तारी है उस तरह से पुलिस नहीं करती है बल्कि उसको उसी के घर में बंधक बना देती है या किसी सरकारी आवास में बंधक बना सकती है। तो उसको जो कल्प्रिट माना जाता है लेकिन उस तरह का कल्प्रिट नहीं माना जाता जब आप एक अपराध करने के बाद के कल्प्रिट के साथ जिस तरह की चीज़ें करते हो, बल्कि एक तरह से अपराध करने से रोकना इसका मेन एक तरह से मोटिव है, ठीक है? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है कि आपको अपराध करने से पहले रोकने के लिए लेकिन आपके पास पुलिस के पास सफिशिएंट कारण होते हैं आपको नज़रबंद करने के कि उनको कोई सूचना मिली है कि आप ये अपराध करने वाले हो, तो इसलिए वो नज़रबंद कर देते हैं। जैसे कि जब जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटी थी, तो उस वक़्त वहाँ के जो नेता थे, वहाँ के जो लीडर्स थे जो प्रोमिनेंट पार्टीज़ थी, उनके जो लीडर्स थे, उनको नज़रबंद कर दिया गया था। ठीक है? घर में ही अरेस्ट हो जाते हैं वो, यानी कि घर से बाहर जाने की आज़ादी उनको नहीं मिली होती है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ लिमिटेशंस है, ऐसा नहीं है कि ऐसे तो सब अपने अपोजिशंस के लीडर्स को नज़रबंद कर देंगे। तो उनको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं निवारक नज़रबंदी करने से पहले। तो सबसे पहले तो उनका अधिकार है कारण जानने का, भई क्यों किया गया है? अगर वो आतंकवादी गतिविधियों में जुड़े हुए हैं या किस कारण उनको नज़रबंद किया गया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें जम्मू कश्मीर की तो मैं जो वहाँ की जो लीडर्स या लीडरशिप जो थे उनको बताया गया कि हो सकता है कि दंगे भड़क जाएँ यहाँ पे 370 आप लोग रैलियाँ निकालो या इस तरह के अगेंस्ट जाओ इस धारा के, तो इसलिए आपको नज़रबंद किया गया है कि आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ना कर पाओ जिससे कि राज्य की जो स्थिति है वो खराब ना हो, ठीक है? तो ये उनको कारण बताया गया होगा। उसके बाद निवारक नज़रबंदी के लोगों को अपील करने का अधिकार भी है, कि अगर उनको लगता है कि गलत उनको नज़रबंद किया गया है तो वो अपील कर सकते हैं कोर्ट्स में। इसके अलावा जो नेक्स्ट अधिकार है उनको ठीक है, उनको नज़रबंद कर दिया गया है लेकिन 3 माह से अधिक उनको नहीं किया जा सकता है। हालाँकि जो 44वाँ संविधान संशोधन था उसमें मेंशन किया गया था कि 3 से 2 माह हम करेंगे, लेकिन ये सिर्फ़ कागज़ी रह गया, अभी इसको लागू नहीं किया गया है, ठीक है? और जो 3 माह से अगर अधिक नज़रबंद करना है तो उसके लिए हाई कोर्ट की अध्यक्षता में सलाहकारी बोर्ड जो है वो रिकमेंड करेगा, तभी नज़रबंद किया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है? अब निवारक नज़रबंदी में किन-किन को नज़रबंद किया जा सकता है? अ, 2 तरह के अधिकार दिए जाते हैं संसद को या संसद और राज्य विधायिका दोनों को, ठीक है? तो संसद जो है, वो किन आधारों पर नज़रबंद कर सकती है? भारत की सुरक्षा, राज्य और विदेशी मामलों, यानी कि ये जो 3 मामले हैं या 3 स्थितियाँ, इन्हीं स्थितियों में किसी को नज़रबंद कर सकती है केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार और राज्य विधायिका दोनों और कौन-कौन से आधारों पर कर सकती है? वो हैं राज्य की सुरक्षा, ठीक है? लोक मामले या लोक व्यवस्था बिगड़ने की, यहाँ पर लोक व्यवस्था बिगड़ने की कारण आया था जो हमने जम्मू कश्मीर की बात की थी। बुनियादी आपूर्ति की असुविधा हो रही है तो, है ना? कि कई बार क्या करते हैं कुछ आतंकवादी गतिविधियों से या जैसे कि अब बात की जाए कोई आंदोलन या हड़ताल वगैरह जो हो जाती है तो आपूर्ति की स्थिति बिगड़ जाती है। कोई भी इकोनॉमिक या बाज़ार तक आपूर्ति नहीं हो पाती है चीज़ों की, एसेंशियल चीज़ों की। तो उस स्थिति में भी उनके लीडर्स को नज़रबंद किया जा सकता है कि ये बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रुकावट बन रहे हैं। ठीक है? आई होप आपको ये अनुच्छेद 22 अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 की, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार।
देखिए, ये बहुत ही प्रोमिनेंट हैं हमारे सारे भी मूल अधिकार। अगर ये ना हो तो राज्य जो है अपनी मनमानी से कुछ भी कर सकता है, या जो अ, अमीर या जो इन्फ्लुएंशियल वर्ग है, वो किसी भी व्यक्ति को दबा सकता है। कोई भी किसी भी तरह का व्यवहार कर सकता है जनता के साथ। तो उनसे बचाने के लिए ये सारे अधिकार या मूल अधिकार सब लोगों को बराबर दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 23 जो है वो बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 और 24 दोनों ही बात करते हैं। तो अनुच्छेद 23 मेनली मनुष्य या मानव के बारे में है, जबकि अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के लिए है, ठीक है? तो ये एडल्ट्स के लिए है और ये बच्चों के लिए, बस इतना फ़र्क है। और इसमें आप क्योंकि देखो बच्चों के लिए ज़्यादा क्या चीज़ें होंगी जो पेनफुल होंगी, वो होंगी बाल श्रम कराते हैं उससे, तो उस पर रोक है अनुच्छेद 24। उसके लिए एक्ट आया था 2016 में कि 14 वर्ष तक के सभी कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर रोक रहेगी। 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए खतरनाक कार्य पर रोक रहेगी, जैसे कि पटाखा फैक्ट्री, तंबाकू फैक्ट्री एटसेट्रा, ठीक है? इसी तरह से अनुच्छेद जो 23 है, वो बात करता है मनुष्य, मानव के लिए जो एडल्ट्स हैं, कि मानव तस्करी पर प्रतिबंध होगा, वेश्यावृत्ति पर, दास प्रथा पर, खरीद, बिक्री और देवदासी प्रथा। जो देवदासी प्रथा है वो बहुत पुरानी प्रथा है, तो अब हमारे देश में वो कानूनी रूप से इल्लीगल है, ठीक है? वेश्यावृत्ति ये भी इल्लीगल है, दास प्रथा भी इल्लीगल है कि किसी को हम दास नहीं बना सकते हैं, स्लेव नहीं बना सकते हैं। मनुष्यों की खरीद-बिक्री या खरीद-फ़रोख्त नहीं कर सकते हैं। फ़रोख्त यानी कि बेचना, खरीदना, ये सही नहीं है, ये इल्लीगल एक्टिविटी है। और ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, इनके लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया था 1956 और 1976 के कानून में। तो अगर किसी ने इन चारों के अंतर्गत किसी भी तरह का अपराध हुआ, तो 1956 और 1976 के कानून के अंतर्गत उनको पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद है मानव तस्करी, दूसरा है बलात् श्रम। बलात् का मतलब होता है ज़बरदस्ती। तो जब ज़बरदस्ती श्रम कराया जाएगा, उस पर भी प्रतिबंध है। हमारे देश में प्रथा एक चल रही थी बंधुआ मज़दूरी की, यानी कि दादा, दादा के बाद बाप, बाप के बाद बेटा, फिर उसके आगे वाली पीढ़ियाँ भी एक तरह से एक साहूकार या एक स्वामी है, उसके अंतर्गत काम करती जाएगी, बस उनको बदले में सिर्फ़ खाने या रह-गुज़र के लिए भत्ता मिलेगा। तो इस तरह की प्रथा को भी बंद किया गया है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। उसके बाद बेगार, बेगार यानी कि आपसे काम लिया जाए लेकिन आपको उसके बदले में श्रम ना दिया जाए। यानी कि एक तरह से बिना वेजेज़ के काम कराया जाए। तो आपका श्रम मूल्य आपको नहीं मिलेगा, तो उस चीज़ को कहेंगे बेगार, ठीक है? तो इसको भी इल्लीगल घोषित किया गया अनुच्छेद 23 में। तो कोई भी आपसे मानव तस्करी आपकी होती है या श्रम होता है आपके साथ या बेगारी कराई जाती है आपके लिए, तो आपका अनुच्छेद 23 के अंतर्गत शोषण हो रहा है, तो उसके विरुद्ध आपको अधिकार है कि आप अपने अधिकारों की माँग कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, वो है अनिवार्य सेवा स्टेट करा सकता है। जैसे कि कोई इमरजेंसी की स्थिति आ जाए, जैसे कि अभी कोविड का आया था, तो क्या हुआ था इसमें कि स्टेट जो है वो आपको ज़बरदस्ती आपकी मर्ज़ी के बगैर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है बलात् श्रम, ठीक है? यानी कि ज़बरदस्ती नहीं करवा सकती। और लेकिन जो स्टेट है वो अनिवार्य सेवा डाल रही थी। जो भी पब्लिक सर्वेंट्स थे, पब्लिक सर्विसेज़ के लोग थे, उन सबको ज़बरदस्ती बहुत सारे लोग थे वो आना नहीं चाहते थे फ़ील्ड में, लेकिन उनको उतारा गया, ठीक है? बहुत सारे लोग जो थे वो इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स के भी थे, उनको भी उतारा गया देश की सेवा के लिए। तो अनिवार्य सेवा हो या कोई युद्ध की स्थिति आ जाए, तो उस वक़्त देश सेवा की बात हो, तो 1962 में जब चाइना का युद्ध हुआ था, इंडो चाइना का, तभी भी ज़बरदस्ती जो हट्टे-कट्टे पुरुष थे, उनको सेना में शामिल किया गया। तो यानी कि जब देश सेवा की बात होगी या अनिवार्य सेवा या इमरजेंसी की बात होगी, तब स्टेट इनके अगेंस्ट भी जा सकता है, यानी कि अपवाद है। फिर वेतन बाध्य नहीं है, ठीक है? यहाँ पे वर्क विदाउट वेजेस जो लिखा हुआ है नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे एक अपवाद है कि बिना वेतन भी काम लिया जा सकता है। तो यहाँ पे जो अनिवार्य सेवा थी, इसमें अम, अगर आपको जो स्टेट है, अगर कोविड की बात की जाए, तो बिना वेतन के भी सरकारी सेवकों से काम करवाया जा सकता है, ठीक है? तो उनको एक्स्ट्रा वेजेस नहीं मिले थे। तो ये एग्ज़ाम्पल भी आप इसमें डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि ऐसे में ये नहीं है कि सरकार है या जो स्टेट है या केंद्र सरकार है, चाहे राज्य सरकार है, कि वो किसी धर्म, जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर लोगों को छाँट कर काम पे लगाए। यहाँ पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि स्पेसिफिक धर्म के लोगों को किसी काम के लिए लगाया जाए, किसी जाति को लगाया जाए या किसी वर्ग कि भई मेल जाएँगे इस काम को करने के लिए, फीमेल नहीं जाएँगे या फीमेल जाएँगे, मेल नहीं जाएँगे। इन आधारों पर भेदभाव या लिंग के आधार पर या वर्ग के आधार पर ये भेदभाव नहीं होंगे। ठीक है? तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर इसमें आपको कुछ कमी लगी है या कुछ फैक्ट्स आपको लगता है छूट गए हैं, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है
आई थिंक 99% सारे फैक्ट्स इसमें कवर हो गए हैं। तो आप मुझे मेंशन करना कमेंट्स में, तो मैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से प्रिपेयर करूँगी, ध्यान से करूँगी। वैसे मैं ध्यान से ही कर रही हूँ। एनीवेज़ चलिए आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आर्टिकल 25 से 30 और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मेरा फोकस जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर ज़्यादा रहा है कि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना मिले कि जो यहाँ से निकल रहा हो लेकिन आपको आंसर नज़र ना आ रहा हो मेरे नोट्स में। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे नोट्स में सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।